गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम स्पेसिकली बात करेंगे आरबीएससी वन शॉट क्लासेस, यानी जो हमारी 11th और 12th की बुक हैं उनकी चैप्टर वाइज जो वन शॉट क्लासेस हैं जो हमारे जेट सीयूटी और विशेषकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उस नज़रिए से हम बात करेंगे। बात हम इस तरह से करेंगे कि आरबीएससी की किताब का कोई भी पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं और बाहर से हम एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नहीं, ताकि अगर हमारा एग्जाम आरबीएससी की बुक से पुट ऑफ होता है तो कोई भी एक भी पॉइंट हमारा बाहर ना जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से। और ये फर्स्ट चैप्टर हमारा 11th आरबीएससी का है। इसी तरह हम 4-5 दिन में सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली क्लास और पहले चैप्टर की तरफ। जनरली हमारे चैप्टर का नाम क्या है तो आप लोग ध्यान रखोगे, मैं केवल वही बात बताऊंगा जो आरबीएससी में लिखी हुई है। हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्व। यानी इस चैप्टर में 3 बातें दी हुई हैं: भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि की शाखाएं और भारतीय कृषि का महत्व। अब कौन कौन से पॉइंट हमारे चैप्टर में इंपोर्टेंट हैं जहां से प्रश्न उठ सकता है, वो सारे मैंने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे सबसे पहली लाइन हमारी इस चैप्टर की क्या हो सकती है, तो पहली लाइन है भारत की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। हमारी आरबीएससी की बुक क्या कहती है कि भारत की 70% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है। आप लोग याद रखोगे, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत की 58% आबादी ऐसी है जो कृषि पर निर्भर है। ठीक है सर। दूसरी लाइन, भारत एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, भारत एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। लेकिन ये साबित कैसे हुआ, क्या इसके स्रोत हैं? तो ध्यान रखना, सरस्वती नदी के उद्गम से ये साबित हुआ है कि भारत दुनिया का एक साथ 2 फसल लेने वाला पहला देश है। सवाल कैसे आएगा? भारत एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है, इसके साक्ष्य मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं? सरस्वती नदी में मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। अगर मैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बात करूं एग्रीकल्चर में, तो भारत की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन मानी गई है। ठीक है। आपसे यहाँ से कथन और तर्क वाले सवाल भी पूछ लेगा या प्रश्न पूछ लेगा, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। थोड़ा सा मैं आगे चलूँ नेक्स्ट, आगे हमारी कुछ फसलों की जो खोज हुई, जब फसल उत्पादन की शुरुआत हुई, तो उन फसलों को हमने अलग अलग नामों से जाना। जैसे अगर मैं बात करूं, अच्छत किसको कहा? चावल को। कनक किसको कहा? गेहूं को। श्रीफल किसको कहा? नारियल को। ईख किसको कहा? गन्ना को। सूत किसको कहा? कपास को कहा। सवाल कैसे आएगा? सवाल में पूछ लेगा कि निम्न को उनके नामों के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। तो या तो सुमेलित करने वाला सवाल आएगा, या डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा अच्छत के नाम से किस अनाज को जाना जाता है, श्रीफल किसे कहते हैं, कनक के नाम से किसे जाना जाता है। ऐसे आपको सवाल पुट ऑफ हो सकता है। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग साथ साथ नोट करते चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, चाहे आप एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ध्यान रखना, हमारा टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है हमारा। तो आगे अगर मैं बात करूं, कृषि उपज अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। जनरली ध्यान रखना, भारत में कृषि उपज के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यताओं में। और ये दोनों सभ्यताएं हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। ठीक है सर, यहाँ कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अवशेष मिले हैं? देसी हल के अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, अनाज भंडारण के अवशेष मिले हैं और पहिए वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं। सवाल पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से कृषि उपज अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारे कृषि उपज के अवशेष हैं जो प्राचीन सभ्यताओं से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले नेक्स्ट इस पॉइंट पर, तो आगे 2-3 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरली में अगर बात करूं पादप सुरक्षा की जानकारी तो किसमें दी गई है? अथर्ववेद में दी गई है। भारतीय ग्रंथों की, भारतीय संहिता की बात अगर की जाए तो हमारे पास में चार क्या हैं? चार वेद हैं। चार वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद, और इसमें किसकी जानकारी दी गई है? पादप सुरक्षा की जानकारी दी गई है। सवाल कैसे पुट अप होगा? हमें सीधा सीधा सा सवाल आएगा, पादप सुरक्षा की जानकारी किस वेद में दी हुई है? तो ऑब्वियसली हमारे पास में आंसर बिल्कुल तैयार है, इसमें दी गई है, अथर्ववेद में दी गई है। फिर अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं तो नेक्स्ट एक वराहमिहिर का ग्रंथ है बृहद संहिता। ध्यान रखना, बृहद संहिता किसका ग्रंथ है? वराहमिहिर का। इसमें एग्रीकल्चर के 4-5 पॉइंटों का वर्णन किया हुआ है। सर कौन कौन से पॉइंट हैं? मैं अगर बात करूं मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण, मौसम पूर्वानुमान। सवाल कैसे आएगा? दो तरीके का सवाल यहां से पुट अप हो सकता है। एक तो डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि वराह की बृहद संहिता में कौन कौन से कृषि कार्यों का वर्णन है, तो ये आ गया। एक डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और दो कथन यहां से बना करके आपको तैयार कर देगा। तो प्रश्न थोड़ा सा टफ या अच्छे लेवल का बन जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, तो इस चैप्टर में नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो कृषि शब्द को लेकर के है। और कृषि शब्द हम दो नजरिए से पढ़ते हैं, एक तो हिंदी में जो कृषि वर्ड है, और एक जो हमारे पास में एग्रीकल्चर वर्ड है। अब हमारी आरबीएससी की वो क्या कहती है, उसके नजरिए से ही हम बात कर रहे हैं। जनरली अगर हम कृषि वर्ड की बात करें तो पहले हम कह सकते हैं कि ये किस भाषा से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। कृषि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? तो एक धातु है कृष धातु, संस्कृत भाषा के कृष धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होगा खींचना, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना। सवाल कैसे आएगा? कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? तो संस्कृत भाषा से। कौन से शब्द से? कृष धातु से। कृष धातु का अर्थ क्या होगा? खींचना, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे चलूंगा। अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर वर्ड की, अब एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा एक बार और देख लेते हैं। जनरली अगर हम भाषा की बात करें, कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा की कौन से शब्द से मिलकर के बना है? तो दो शब्द हैं इसमें। एक तो मैं अगर बात करूं एगर, जिसको क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। दूसरी में अगर बात करूं कल्चरल, जिसको मैं क्या कहेंगे? कृषि क्रियाएं करना। आपसे सवाल कैसे आएगा? एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। एग्रीकल्चर में एगर शब्द का अर्थ क्या है? तो मृदा। एग्रीकल्चर में कल्चरा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो खेती करना। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि एग्रीकल्चर में अध्ययन किस किस का करते हैं, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, तो फिर हम लोग याद रखेंगे एग्रीकल्चर में फसल उत्पादन शामिल है, पशुपालन शामिल है, मछली पालन शामिल है, और वानिकी भी शामिल है। हमारी आरबीएससी की बुक क्या कह रही है कि एग्रीकल्चर में पशुपालन, फसल उत्पादन, मछली पालन और वानिकी, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो बुक है आरबीएससी की, उसके अनुसार एग्रीकल्चर होता क्या है, कृषि होती क्या है। तो जनरली उसने दो तरह की परिभाषाएं यहाँ पर पुट की हुई है। आपसे सवाल भी दोनों से पूछा जाएगा। पहले तो हम दोनों को देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे सवाल हमें कैसे आ सकता है। चलिए, पहली परिभाषा क्या कह रही है? वह क्रिया जिसके द्वारा धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, ईंधन आदि की उत्पादन होता है। यानी एग्रीकल्चर क्या है? एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा और ईंधन की प्राप्ति की जाती है। अब ये परिभाषा तो हमने कभी नहीं पढ़ी। सवाल कैसे आएगा? हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि वह क्रिया जिसके द्वारा धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन होता है, कहलाती है एग्रीकल्चर कहलाएगी। बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। दूसरा मैं एक और परिभाषा की बात करूं, क्या कह रही है? दूसरा पॉइंट है जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन और पशुपालन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। तो आपसे यहां से भी सवाल पूछ लेगा
कि जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन एवं पशुपालन करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेसिकली एग्रीकल्चर। या प्रश्न पूछ लेगा कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर के संबंध में सही कथन कौन सा है? दो कथन आपको मिल जाएंगे। तो अब आपको दोनों बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ूंगा नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। और इस चैप्टर में हमारा अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है भारतीय कृषि का इतिहास। हमारे चैप्टर का नाम ही था कृषि का इतिहास, शाखाएं और महत्व। तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमें यहाँ से क्या बनता है, तो गौर करेंगे। पहला हमें सवाल बनेगा कि भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? तो फिर हम याद रखेंगे भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? एम एस रंधावा ने लिखी। किसने? एम एस रंधावा ने। ठीक है सर। इसके बाद में अगर बात करूं भारत में भीषण अकाल कब पड़ा? अकाल हम पढ़ते भी हैं। अगर हम भारत में भीषण अकाल की बात करें तो ये कब पड़ा? ये पड़ा वर्ष 1899 या 1900 में। और ध्यान रखना इंपोर्टेंट बात है, उस समय जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत वो कौन सा था? वो 1956 था। विक्रम संवत कौन सा था? 1956। इसीलिए इस अकाल को हम क्या नाम देते हैं? छप्पन या का अकाल। क्या कहा जाता है इसको? छप्पन या का अकाल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1904 में हुई। हमारी आरबीएसई की बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं फिफ्थ प्रयोगशाला या पूसा की स्थापना कब हुई? तो फिर हम याद रखेंगे सर 1905 में हुई। नेक्स्ट में अगर बात करूं कहां हुई? तो बिहार के दरभंगा जिले में और गंडक नदी के किनारे। कहां? बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे हुई। सर पूसा का पूरा नाम क्या था? तो इस पूसा का नाम था फिप्स ऑफ यूएसए। क्या था? फिप्स ऑफ यूएसए। और ये फिप्स है वो क्या है? अमेरिका का राजा है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करें इस पूसा के दो अलग अलग नाम पड़े। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब पड़ा? 1911 में। डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा वर्ष 1911 में पूसा को किस नाम से जाना गया? तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से। फिर अगर मैं बात करूं इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब पड़ा? ये वर्ष 1919 में पड़ा। और फिर इसके बाद में जो डायरेक्टली नाम आया वो क्या आया? IARI आया। IARI तो हमारा यही हो गया, लेकिन इंपीरियल शब्द को इंडियन में कब चेंज किया गया? वर्ष 1947 के बाद। जब भारत आजाद हो गया उसके बाद इंपीरियल शब्द को क्या बना दिया? इंडियन बना दिया। ठीक है। अब एक इंपोर्टेंट बात और पूछी जाती है हमें कि IARI या पूसा का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान मुख्यालय। तो वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अब ये दिल्ली आया कब? तो 7 नवंबर 1936 को। कब आया? 7 नवंबर 1936 को। सर ऐसा क्या हुआ कि इसका मुख्यालय दिल्ली लाना पड़ गया? तो ध्यान रखना वर्ष 1934 में 1934 में क्या हुआ? बिहार के अंदर बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो पूसा का जो संस्थान है वो क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि ये नदी के किनारे था, गंडक नदी के किनारे। बाढ़ आएगी तो सबसे पहले पानी कहाँ आएगा? नदी में आएगा। तो बाढ़ के कारण इसका कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से वर्ष 1936 में इसका मुख्यालय पूसा का जो कार्यालय था वहां से कहाँ आ गया? दिल्ली आ गया। क्लियर बात होगी यहाँ तक? पूरी हमारे एक एक पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है, मैंने एक भी लाइन छोड़ी नहीं है आरबीएसई। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है? आगे हमारी कुछ जानकारी दी हुई है आईसीएआर के बारे में। 3-4 पॉइंट ही बताए हैं आईसीएआर के बारे में और हम उन्हीं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। स्थापना कब हुई? वर्ष 1929 में हुई। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली। ये 3 बातें हमारी आईसीआर के बारे में दी हुई हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और नेक्स्ट चले। 2 पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है। दोनों पॉइंट क्या है? वर्ष 1963 में NE बोरलॉग, जिनको बोने गेहूं का जनक भी कहा जाता है, ने भारत में भ्रमण किया।
ये बात आपकी आरबीएससी की बुक कह रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है बोने गेहूं का जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ड्वार्फ व्हीट, तो कौन होगा, बोने गेहूं का जनक होगा एन ई बोरलॉग। और इस बोने गेहूं के जनक ने भारत का भ्रमण कब किया, वर्ष 1963 में। जब इसने वर्ष 1963 में भारत का भ्रमण किया, उसके बाद भारत के दो वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, डॉक्टर बीपी पॉल जो कि आईसीआर के निदेशक थे, और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो कि आईएआरआई के निदेशक थे। दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलकर के इसकी जो बोनी किस्में थी वो अमेरिका से भारत लेकर के आए, और भारत में क्या हुआ, हरित क्रांति संपन्न हुई। तो अगर सवाल पूछा जाए कि देश में हरित क्रांति किसके सहयोग से संपन्न हुई, डॉक्टर बीपी पॉल और एम एस स्वामीनाथन के कारण। और हरित क्रांति हुई कब, तो ये भी ध्यान रखना, वर्ष 1966-67 में। कब, वर्ष 1966-67 में। किस किस का योगदान था, डॉक्टर बीपी पॉल और एम एस स्वामीनाथन का। ठीक है, एनी बोरलॉग कब आया, 1963 में। इसे क्या कहते हैं, बोने गेहूं का जनक कहा जाता है। ठीक है सर, यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर। थोड़ा सा हम और अब आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। ध्यान देना मेरी बात पर। कृषि के इतिहास में इतनी ही बातें आपको दी हुई है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है कृषि विज्ञान की शाखाएं। अब कृषि विज्ञान की शाखाओं में क्या क्या हमें दिया हुआ है, थोड़ा सा हम गौर करेंगे। कुछ शाखाएं हमारी यहाँ हैं, जैसे मैं अगर बात करूं शस्य विज्ञान तो क्या कहेंगे, एग्रोनॉमी। उद्यान विज्ञान को क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर। पशुपालन को क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाएगा, एपीकल्चर। मछली पालन को क्या कहेंगे, फिशरी कहेंगे। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाएगा। लाख उत्पादन को क्या कहेंगे, लेक कल्चर कहेंगे। ये डायरेक्टली सवाल आपसे पूछेगा। कुछ सवाल और दिए हुए हैं, जैसे आपको पूछा गया है सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, ये बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस और नोमोस से मिलकर के बना है। एग्रोस का अर्थ क्या होता है, सर खेती। नोमोस का अर्थ होता है सर प्रबंधन। एग्रोस का अर्थ खेती और नोमोस का अर्थ क्या है, प्रबंधन है। ये क्या है, एग्रोमी फसलों और मृदा का अध्ययन है। उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर क्या है, ये उद्यान की फसलों का अध्ययन है। पशुपालन क्या है, पशुओं का अध्ययन है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन। रेशम कीट पालन का अध्ययन और लाख उत्पादन का अध्ययन। डायरेक्टली सवाल पूछेगा, लाख उत्पादन का अध्ययन कहलाता है लेक कल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। मछली पालन का अध्ययन कहलाता है तो फिशरी। सीधा सीधा सवाल हमें यहाँ से पूछा जाता है। कुछ और भी हमारी शाखाएं हमें दी हुई हैं। अब ये कौन कौन सी शाखाएं हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। कुछ शाखा हमारी ही है जो हमें दी गई है। अब ये कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। जनरली में अगर बात करूं, वन विज्ञान को क्या कहेंगे, फॉरेस्ट्री, जहां वनों का अध्ययन होगा। मशरूम उत्पादन को क्या कहेंगे, मशरूम प्रोडक्शन। ठीक है, कुक्कुट पालन को क्या कहा जाएगा, पोल्ट्री, जहां बतख है, टर्की है, मुर्गी है, इनका अध्ययन करते हैं। कीट विज्ञान को क्या कहा जाता है, एंटमोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पादप रोग विज्ञान को क्या कहेंगे, प्लांट पैथोलॉजी, जहां पादपों में होने वाले रोग और उनके रोग जनकों का अध्ययन किया जाता है। कृषि प्रसार को क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कृषि की नवीनतम तकनीकी है उसको किसानों तक पहुंचाने वाला विज्ञान कौन सा है, तो कृषि प्रसार है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि की नवीनतम तकनीकी को किसानों तक पहुंचाने वाला विज्ञान कौन सा है, तो कृषि प्रसार या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र, इसको हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहेंगे। इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में आप लोगों को पूछी जाती है। ये आपका पहला चैप्टर जो था आरबीएससी का वो कंप्लीट हो गया। जल्दी ही हम बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। चैनल पर बने रहिए, आगे आपको जल्दी ही सेकंड चैप्टर वन शॉट के रूप में मिलने वाला है। आज की क्लास मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी पॉइंट हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ना आरबीएससी का कोई पॉइंट छोटा है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। थैंक यू।